ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। परमिएबल का मतलब होता है सब्सटेंसेस की एंट्री एंड एग्जिट करने देती है, सब्सटेंसेस को आने भी देती है पदार्थों को और बाहर जाने भी देती है, बट सेलेक्टिवली। ठीक है, सेलेक्टिवली मीन्स जो भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे नहीं आ सकते, उनमें से भी सिलेक्शन है, उनमें से भी सिर्फ कुछ पदार्थ ही ऐसे होंगे जो वहाँ से आप आ सकते हैं या वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिलेक्टिवली परमेबल हो सकती है ये। सीधी सी बात, कंपार्टमेंटलाइजेशन तो बोल दिया हमने, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये क्या करती है, बाउंड्री क्रिएट करती है सेल के बाहर और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट के बीच में, राइट। तो बाउंड्री क्रिएट कर रही है, बाहर का इन्वायरमेंट सेपरेट, अंदर का इन्वायरमेंट सेल का सेपरेट हो जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल के साथ साथ हम इसे सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं, अर्ध पारगम्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर बता रही हूँ, अदरवाइज और भी कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं अपन को। ठीक है, तो इस तरह से बाउंड्री बना रही है। बाउंड्री बनाने के साथ साथ ये प्रोटोप्लाज्म को भी सेपरेट कर सकती है। ठीक है, डीलिमिट कर सकती है प्रोटोप्लाज्म को भी, राइट। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिन मेम्ब्रेन की तरह ये प्रेजेंट रहती है। एंड थिन मेम्ब्रेन के साथ साथ हेट्रोजीनस होती है, होमोजीनस नहीं होती, हेट्रोजीनस होती है, विषम होती है, यानी कि इसमें समान प्रकार के पदार्थ से नहीं बनती है ये, इसमें विषम विभिन्न प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनती है। जैसे हमने बोला खाली लिपिड से नहीं बनती है, लिपिड के साथ प्रोटीन भी आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ सकता है, तो डिफरेंट टाइप के पदार्थों से मिलकर ये बन रही है, तो हेट्रोजीनस है। एंड मेनली नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, 7.5 से 10 nm तक इसकी थिकनेस प्रेजेंट रहेगी। एक नॉर्मल रेंज अगर हम बात करते हैं तो ये हो सकती है, या फिर जनरली बात करें तो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रेजेंट रहती है। मोस्टली हम मानते हैं 75 to 85 एंगस्ट्रॉम इसकी साइज हो सकती है, बट कैन बी रेंज। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेंज से प्रेजेंट रह सकती। तो ये तो हमारी जनरल बात हुई सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब जनरल बात में हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की। सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनती है, तो केमिकल्स जिनके द्वारा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहला फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इनका जो परसेंटेज है हम 20 to 80% मानते हैं। तो जितना फॉस्फोलिपिड होगा उसका बचा हुआ प्रोटीन का कंसंट्रेशन या सांद्रता हो जाएगी, तो इतना परसेंटेज इनका प्रेजेंट रह सकता है। फॉस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं, ये चीज़ अपन ने कल भी देखी थी। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, तो हेड रीजन जो है हमारा वो फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक बात है, टेल रीजन हमारा हो जाएगा फैटी एसिड का। ठीक बात है, बीच में हो जाएगा ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा लिपिड। एंड फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा तो उसको हम बोल देंगे फॉस्फोलिपिड। अब फैटी एसिड की जो चेन्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक सैचुरेटेड हो सकती है, एक हो सकती है अनसैचुरेटेड। सिंपल, जिसमें सिंगल कार्बन्स प्रेजेंट है। फैटी एसिड की चेन लॉन्ग कार्बन चेन्स होती है एक्चुअल में, तो लॉन्ग कार्बन चेन्स में जहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हो जाएंगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की टेल, एंड जहाँ पर बीच में कहीं डबल कार्बन प्रेजेंट होता है या ट्रिपल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन्स। तो फॉस्फोलिपिड की हमारी ये बात हुई। अब
इसी में देखेंगे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स बोलो या फॉस्फोलिपिड्स बोल लो, चलो फैटी एसिड से बेटर फॉस्फोलिपिड्स बोल लेते हैं हम। फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के रहेंगे, एक न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स, एक रहेंगे एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। सिंपल सी बात है, जिनका पीएच ज़्यादा होगा एसिडिक, जिनका पीएच अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा मीन्स किस साइड ज़्यादा, लोअर साइड में ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल हम यही तो बोलते हैं कि पीएच जिनका 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो ये सारे एसिडिक पीएच वाले हो जाएंगे। 7 जिनका पीएच होगा वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरफ बढ़ेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोल के हम कम बोल देते हैं, चलो पीएच जिनका कम है, सबसे कम है, वो एसिडिक होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो फॉस्फोलिपिड्स के हम प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉस्फेटिडिल, कोलिन, राइट, फॉस्फेटिडिल, इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल, सीरीन, फॉस्फेटिडिल, इथेनॉल अमीन, ये सारे फॉस्फेटिडिल आ रहे हैं, राइट, इथेनॉल अमीन एंड राइट, ये सारे स्फिंगोमाइलिन, और सेरिब्रोसाइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कार्डियोलिपिन बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। लिपिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं। नाउ फॉस्फोलिपिड के बाद जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स सेकेंड कंपोनेंट कैन बी प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आप सब जानते हैं, मैंने बोला कि जो फॉस्फोलिपिड होंगे बाकी बचा वो परसेंटेज प्रोटीन्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ये भी ऑक्यूपाई करते हैं। बेसिकली प्रोटीन्स जो हैं वो दो टाइप के रहेंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, राइट, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। आप जानते ही हैं प्रोटीन्स के बारे में। इंट्रिंसिक को इंटीग्रल भी बोलते हैं, जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, कल हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में देखा था लास्ट क्लास में। एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। एक बार अगर हम समराइज कर लें उसको तो हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। इंट्रिंसिक में सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक में पेरिफेरल प्रोटीन्स आ जाएंगे जो पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। ये रहा, चलो प्रोटीन्स को हम इससे बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट है, यहाँ पर इंट्रिंसिक, ठीक है। ये ट्रांस है, ये हो गया सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। ऐसे ही बाहर की तरफ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो पेरीफेरल, यहाँ पेरीफेरल, यहाँ पे कहीं बीच में प्रेजेंट है तो ये भी हो गया पेरीफेरल प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट रह सकते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब जब भी हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि जो ये वाला प्रोटीन है, चलिए ब्लैक से देखेंगे, ये चैनल प्रोटीन की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। ये चैनल प्रोटीन की तरह यहाँ से यहाँ ऐसे वर्क कर सकता है, या तो यहाँ से यहाँ सब्सटेंसेस को भेजेगा या फिर यहाँ से यहाँ सब्सटेंसेस को टू एंड फ्रो करवाता है, तो सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र इजीली होता है।
ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट रह सकते हैं। अब प्रोटीन्स की जब भी हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स, जैसे हमने ये तो किया, फंक्शन के बेसिस पर भी हम प्रोटीन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिनसे स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर होता है, तो एंजाइम की तरह काम करते तो एंजाइमेटिक हो जाएंगे कुछ, ठीक है, स्ट्रक्चरल हो गया, एंजाइमेटिक हो गया। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कैरियर की तरह भी काम करते हैं, सब्सटेंसेस को यहाँ से वहाँ वाहक की तरह उपस्थित रहते हैं और पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेकर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, राइट। अब तीसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो कैटेगरी है प्रोटीन्स के बाद तीसरी कैटेगरी हमारी आती है एंजाइम्स की, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में हो सकते हैं, जो वो हैं न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आप सबको पता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, जहाँ पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ मिलकर जो बन रहे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज क्या करते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इनके साथ साथ एटीपेज एंजाइम्स बहुत सारे टाइप के हैं, मैग्नीशियम एटीपेज,